शुरू करें। सभी के पास ज्योग्राफी की प्रीलिम्स फाइटर है। चलिए, ये हमने हिस्ट्री पे काम किया और मेरे ख्याल से 5 सेट आपने लगा लिए होंगे हिस्ट्री के, या कितने तक पहुंच गए आप लोग? ईमानदारी से बताओ, ये वाली बुक किसके किसको सभी नहीं है? कुछ लोग इसे जो है वो देश को कर्जा इससे देना चाहते हैं, 200 रुपये बचा के। हो सकता है कुछ लोग एफडी वफडी करवा लें, शेयर मार्केट में लगा दें, टाटा बिरला खरीद लें। मतलब उनके लिए तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आम लोगों के लिए ये बुक किसके पास नहीं है अभी? हाँ, मुझे पता था। 1 2 3 4 5 6। आज तो तुम्हारे पास नहीं है, क्यों? मैंने पूछा नहीं है क्यों बेटा? आप लोगों के पास क्यों नहीं? रुद्र तुम्हारे पीछे जो बैठे हुए हैं, हाँ, क्यों नहीं है सर? क्या होगा? आज आए हो? मेरे पास ये सब सवालों का क्या जवाब है? लाइटली ले रहे हो, जाके लेके आओ। क्लास करनी कि नहीं करनी है? शुरू सबके पास है? चलो किताब खोल लो, आ जाइए। सो ओपन द दिस प्रीलिम्स फाइटर। और ये सभी के लिए, जिनको ये साल देना है, अगले साल देना है, सभी के लिए किताब है। इसको बहुत हल्के में मत लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ठीक है ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक को कैसे यूटिलाइज करना है? 5 सेट है इसके अंदर, ठीक है। 100 क्वेश्चन के 5 सेट हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि थॉरो रीडिंग कर लेनी है इसकी। जैसे मान लो ज्योग्राफी पढ़ाया जाने वाला है, पढ़ाया जा रहा है। जैसे अभी इस बच्ची ने तुरंत बताया कि जो सिल्क के प्रकार के बारे में मैंने आज क्वेश्चन पूछा था वो इसमें दिया हुआ है। ये कैसे हुआ, ये पहले इसकी साइकोलॉजी समझो कि एक्चुअली क्वेश्चन लगाना जरूरी क्यों होता है। राइट, उसका रीजन ये होता है कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपका जब एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ होता है तो आपका अटेंशन लेवल बढ़ जाता है। तो पहला फोकस तो आपको ये कि अटेंशन लेवल बढ़ा लेना है, ठीक है। और ये तभी होगा जब आप बार बार उसके क्वेश्चन, कम से कम 1 से 2 रीडिंग आपकी क्वेश्चंस की हो जानी चाहिए। तो कितने लोगों ने अभी तक कितने सेट पढ़ लिए ज्योग्राफी के? हाँ, 4th चल रहा है, वेरी गुड। तो रिजल्ट भी तुम्हारा उसी के हिसाब से आ रहा है। तुमने टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। तो कर्म फल सिद्धांत यही होता है और थोड़ा ना कुछ है। आप सोचोगे कि आप क्वेश्चन ना लगाओ, आप पढ़ाई ना करो और उसके बाद आप आइए स्टॉप कर जाओ, क्या होगा? आप इंस्टीट्यूट को उल्टा सीधा बोलोगे, दोस्तों को, पूरी पराठे को, उससे कोई चेंज नहीं होने वाला। एग्जाम आपका है, बार बार आप यही चीज भूल जाते हो, बाकी सब याद रहता है आपको। तो एग्जाम आपका है, तो एग्जाम को उसी तरीके से ट्रीट करो। तो पहला हमारा काम क्या होना चाहिए? 500 क्वेश्चन है, ठीक है। ज्योग्राफी की पूरी क्लास को निचोड़ लेना है। इसमें 2 काम होंगे जब आप इसको थॉरो रीड करोगे। तो जो टीचर मान लो पढ़ाते जा रहे हैं, जैसे अभी आज मैंने सेल के बारे में पढ़ा, इस बच्ची ने पढ़ा था, बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ा उसको, तो इसको नहीं पता कि वो क्वेश्चन इसके अंदर है। स्पेशली एनसीईआरटी के जो कोर कॉन्सेप्ट है, जिसको बीटीएल कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो इसके क्वेश्चन इसमें हमने डाले हुए हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का जो नेचर है वो बिल्कुल अलग है। वो समझना जरूरी है कि एनसीईआरटी लैंग्वेज कहां से यूज कर रहा है और क्या चीज यूज कर रहा है। इसमें एनसीईआरटी का एकदम हमने नेक्टर डाला है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एग्जाम के क्वेश्चन को तुमने कभी एक पैटर्न में रखा नहीं होगा, इस वजह से तुम्हें दिक्कत आ रही है। चलो जरा देख लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्टली सोर्स बता दे रहा हूं किस चैप्टर से, एनसीईआरटी के कौन से साल का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आपको इससे बहुत अंदाजा हो जाएगा।
कि हम पढ़ते कैसे हैं और क्वेश्चन देता कैसे है। जैसे सुबह भी पढ़ाते समय मैंने आपसे कहा था कि एक छोटा सा क्वेश्चन, बस मैंने एंगल चेंज कर दिया और क्वेश्चन का आपका क्या हो, मोस्टली लोगों का क्वेश्चन गलत हो गया। बात वही थी कि हमें रेफरेंस एंगल कैसे लेना है, तो यहां पे भी हम वही करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन हम इसको देखते हैं ध्यान से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक कुछ जो है वो स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। कहता है जेट स्ट्रीम अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली, कि जेट स्ट्रीम जो वर्ड है वो बड़ा खतरनाक है, ओनली, द वर्ड इज इंपॉर्टेंट, ओनली। कि जेट स्ट्रीम जो है एक तेज धारा चलती है, जिसमें उसी का एक पार्ट है पश्चिमी विक्षोभ। अगर आज आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आज फ्रंट पेज पे ही सबसे नीचे एक न्यूज आई है कि बहुत जल्दी ही जो है वो बारिश और बर्फबारी, ओलावृष्टि होने वाली है, हेल स्टॉर्म होने वाला ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। है, न्यूज़पेपर खोलो, आज फ्रंट पेज की न्यूज एक है, देखो लिखा हुआ है, लॉ। भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ होता है वो जेट स्ट्रीम प्रवाह के कारण होता है, ठीक है। देखो न्यूज आई है फ्रंट पेज की, पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर भारत में फिर बदलेगा मौसम, ओलावृष्टि से लेकर वर्षा तक इसमें अंदाजा बताया गया है। अब इसी को ही एक क्वेश्चन के सेगमेंट में देखते हैं। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता कैसे है, पहले तो आप इस बुक से ये सीखोगे। आप लोगों के मन में धारणा कैसी होती है, क्योंकि मैंने अभी सुबह की क्लास में बताया कि आपको स्कूल में एसएसटी पढ़ाई कैसे गई होगी, तो आप उसी से अंदाजा लगा लो। पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दोनों इस सब्जेक्ट के महत्व को नहीं जानता था, तो आपको मार्क्स पाने के लिए आपको पूरा फोकस आपके 10th 11th में दिखाया गया होगा, भाई पीसीएम पढ़ लो, पीसीबी पढ़ लो, इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, ये सब तो बाद में करने वाली चीज है। अब वही आपका कोर बन गया यूपीएससी में। अब इस सब्जेक्ट को एक पूरी धारणा के साथ पढ़ना होता है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखो। कहता है जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, अकर्स ओनली नॉर्थ हेमिस्फीयर। ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, केवल कुछ ही साइक्लोन्स में आंख पाई जाती है। डेवलप एन आई उसका कोर एरिया होता है। साइक्लोन बेसिकली लो प्रेशर एरियाज डेवलप करते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा उसकी आई डेवलप होती है उतनी ज्यादा उसकी तीव्रता हो जाती है। द टेम्परेचर इनसाइड द साइकिल ऑफ ए साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग, कि जो आई होता है वहां का तापमान बाहरी तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अब जरा क्वेश्चन का नेचर देखो। क्वेश्चन 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट को एक साथ अपने साथ जोड़े हुए हैं। मान लो आपको साइक्लोन के बारे में पता है कि भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन यहां पाया जाता है, वहां पाया जाता है, आपने सब कुछ याद कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, बड़े विद्वान है। लेकिन इसमें मैकेनिज्म पूछ रहा है, प्रभाव पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है और पूरी जानकारी मांग रहा है। और यह भी कह रहा है कि आपने साइक्लोन की आंख के बारे में कहीं थोड़ा सा पढ़ लिया कि आई ऑफ द साइक्लोन, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सभी साइक्लोन्स में आंख नहीं पाई जाती। अब आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको रीजन देना पड़ेगा। फिर तीसरा पार्ट आपसे कह रहा है टेम्परेचर के बारे में, यानी आपको इस सब्जेक्ट की पूरी पूर्णता पता होनी चाहिए। फिर साइक्लोन का जेट स्ट्रीम से क्या रिलेशनशिप है। इसमें साइक्लोन जब एक वर्टिकल कॉलम बनता है तो लोअर साइड से अपर साइड में एक जेट स्ट्रीम के साथ उसका कनेक्शन होता है, जब साइक्लोन ऊपर की तरफ डेवलप होता है और वो जेट धाराओं के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म जो है ये 3 पार्ट तुमसे पूछ रहा है। अब 3 पार्ट के बाद तुमसे कह रहा है कि केवल एक सही है, केवल 2 सही है, ठीक है, 2 and 3, ओनली 2 या 1 and 3। अब आप ये 2020 का क्वेश्चन है, यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है ये। 10th जो 11th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 डायरेक्टली क्वेश्चन है वहां से। रेफरेंस देके बता रहा हूं तुम्हें, 11th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 अगर हो तो खोलो। और जो आपको ये भ्रम था कि यूपीएससी पूछेगा, जैसे टीचर कैसे लिखाता है क्लास में, क्यों मैंने कहा कि 30% ही नोट्स आपके काम आने वाले हैं। अगर आप एक एक सिलेबस का एक एक पॉइंट भी पढ़ लोगे तो आपके जो पूरा जो तैयारी का कंपटीशन का बेस है वो केवल 30% आपके काम आने वाला है। रीजन, टीचर कैसे पढ़ाएगा, तो साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन का मैकेनिज्म बता दिया, कहां कहां पाया गया। लेकिन ये गारंटी आपको एग्जाम में क्वालिफाई नहीं करा सकती, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग इंफॉर्मेशन पूछी गई है और तीनों का संयोजन यानी कि कैसे उसको एक्यूमुलेट करके आप यूटिलाइज कर पाओगे, इसके बारे में उससे पूछा है। तो एनसीईआरटी जो सेगमेंट है पहला कि जब हम पढ़ें, अब 2 तरीके हैं। एक साल आप पहले पढ़ लो, टीचर ने जो नोट्स पढ़ा है
कि आप भाई कोचिंग कोचिंग खेल रहे हो, आप आओ और आपने टीचर मास्टर साहब जो लिखा है आप लिख के चले जाओ यहां से। फिर आप प्रीलिम्स देने जाओगे उस साल का, और प्रीलिम्स का नतीजा होगा आप नील बटे सन्नाटा। तो एक साल पूरा गया आपका। फिर अगले साल आपकी आत्मा जगेगी, अरे यार ऐसे प्रीलिम्स नहीं होगा। देन यू स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस कि यार साइक्लोन तो पढ़ा था लेकिन मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ। साइक्लोन पढ़ते समय मेरा ध्यान नहीं गया कि उसकी आई पर हम फोकस करें, टेम्परेचर, ये सब कौन ध्यान देता है? कोई नहीं करता। या हम बीटीएल यानी बिटवीन द लाइन हम पढ़े, उसका आशय समझे। फिर आप सेकेंड ईयर क्या करते हो? फिर क्वेश्चन व्वेश्चन लगाना शुरू करते हो। तो हम ये सेकेंड ईयर में क्यों करें? हम पहले साल ही कर लें इसको। हमें पढ़ना है, हम इसको पहले साल ही करके खत्म करें, हो गया काम। चलिए अगला हम देखते हैं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। अभी आज से 2-3 दिन पहले मैंने सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में बात किया था, याद है? बस यही क्वेश्चन है, सिंपल। लेकिन भाषा देखो, यूपीएससी वाले कहते हैं, आप किसी भी ज्योग्राफी के बुक में चले जाओगे, विषुव और अयनांत के बारे में बात है, इक्विनॉक्सेस एंड सॉलिस्टिस के बारे में। लेकिन इसी सॉलिस्टिस को यूपीएससी वाले कैसे बात करते हैं, ये जरा देखना जरूरी है। तो कहता है ऑन 21 जून द सन, यानी कि 21 जून को सूरज के साथ होता क्या है। और क्यों मैंने कहा ज्योग्राफी इज अ विजुअल साइंस, जो ज्योग्राफी को देखेगा आंख से वही ज्योग्राफी समझ पाएगा। और अगर इसको फैक्ट के रूप में रटोगे तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत किया था, क्योंकि 21 जून को क्या होता है? ग्रीष्म अयनांत होता है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन यूपीएससी के लिए किसी काम की नहीं है। वो कह रहा है 21 जून है, हाँ ठीक है, बोलो अब आगे क्या होगा। ये डिफरेंस अगर नहीं समझोगे तो यूपीएससी में अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट खराब करते जाओगे। 24, 25, 26 हम मिलते रहेंगे। अब मैं तुमसे पूछूंगा क्या हुआ, तुम दांत निकाल के कहोगे नहीं हुआ सर इस बार। कोई बोलेगा अरे आपका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया, अरे कोचिंग में कुछ नहीं होता है, ज्ञान बगाड़ेंगे। कहीं भी कुछ नहीं होता है। जो तरीके बता रहा हूं उस पर फोकस करो। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, डज नॉट सेट बिलो द हॉराइजन एट द आर्कटिक सर्किल। ऑप्शन पे गौर करो। इस तरह के ऑप्शन कौन नोट्स में लिखाता है? कोई लिखाता है? किसी नोट्स में तुमने लिखा क्या? यही यूपीएससी है। हर किताब में उठा के देख लो, हर नोट्स में उठा के देख लो, 10 कोचिंगों का नोट्स उठा लो। 21 जून ग्रीष्म अयनांत, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, सनरे परपेंडिकुलर डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बस इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अब यूपीएससी ने इसी इंफॉर्मेशन को कहा कि चलो थोड़ी सी बुद्धि लगाओ और जो हम कह रहे हैं उसका जवाब दो। कह रहा है at Antarctic circle shine vertically overhead at the noon on the equator, shines vertically overhead at the Tropic of Capricorn. तो पहले तो आप ये देखो कि क्या नहीं हो सकता। पहले बोलते हैं आर्ट ऑफ रिजेक्शन, जो कि 2022 से बंद हो गया। तो आर्ट ऑफ रिजेक्शन में ये तुम्हें समझ में आया कि भाई कैप्रिकॉर्न पे तो जाता ही नहीं है। सूर्य रहेगा उत्तरी गोलार्ध में और कैप्रिकॉर्न है दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये जाएगा नहीं। हिंदी वाले भी पढ़ ले, नहीं कहें पता चला हमारा ज्ञान एकदम आपने रोक दिया। 21 जून जो है, जून की 21वीं तारीख को क्या होता है? सूर्य उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। अरे वेरी गुड। दक्षिणी ध्रुव पर यह क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है और मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम अयनांतों की बात करेंगे तो ना भूमध्य रेखा काम आएगा ना। तो पहले ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को खत्म करो। इसे बोलते हैं आर्ट ऑफ रिजेक्शन। जो नहीं हो सकता पहले उसको निपटाओ। मामला पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध का है। अब बच गया 2। सूर्य उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है और दक्षिणी ध्रुव पर वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। अब ये लैंग्वेज तो पकड़ो, कह क्या रहा है, जरा कॉपी में ड्रॉ करो। चलो 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 सब लोग ड्रॉ करो। है नहीं कर रहे, चलो सब लोग ड्रॉ करो। कहां है तुम्हारा क्षितिज, कहां है आर्कटिक सर्किल, कहां अंटार्कटिक सर्किल? चलो ड्रॉ करो, सूर्य की किरणों को लेकर जाओ। ज्योग्राफी इज अ विजुअल साइंस। मास्टर साहब ने नोट्स लिखा दिया, आपने लिख लिया, घंटा इसका जवाब नहीं मिलेगा जब तक तुम आंखों से नहीं इसको देखोगे। अभी देखना 2 सेकंड के अंदर हो जाएगा ये। इट्स ए कंप्लीट विजुअल साइंस। कह क्या रहा है, लैंग्वेज तो पकड़ो। डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्किल, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट अंटार्कटिक सर्किल।
So where is Arctic Circle? Where is Antarctic Circle? और ये भी नहीं पूछ रहा है कहां है, ये पूछ रहा है कि इसके नीचे नहीं जाता है। कितने लोगों का हो गया? ये 2019 का आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, 11th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9। लिख दिया, बता दिया, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 11th क्लास की एनसीईआरटी में ये दिया हुआ डायरेक्टली। 2019 का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। और हूबहू जो क्लास में मैंने नोट्स लिखाए थे, मेरे एनसीईआरटी के नोट्स निकल लो, एग्जाम से पहले पढ़ाया तो वही नोट्स का क्वेश्चन डायरेक्टली आया था। तो चले, कितने लोगों ने कर लिया? दिखाओ थोबड़ा कॉपी का। चलो भाई शुरू करो, बताओ कहां है तुम्हारा सर्किल? देवी जी, माता सरस्वती सारा ज्ञान तुम ही ले रही हो, पीछे तक जा ही नहीं पा रहा है। कहां है, दिखाओ तो। हाँ नहीं, ध्यान से देखने में कौन सा पृथ्वी तुम्हारी नाच जाएगी। मैंने पूछा इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये समझाओ। आशुतोष राणा तुम बताओ, दिखाओ जरा क्या है। एक तो थोड़ा आगे बैठा करो। हाँ जी, मैं ABCD नहीं मांग रहा हूं, मुझे देखना है, तुक्का थोड़े लगाना है कि 2 बज गए 50-50 ब्रिटानिया और लगा लिया, किसी ने लिखा AB। मुझे पहले दिखाओ। सही जा रहा है। ये बच्ची पढ़ना शुरू कर चुकी है, गुड। वो लक्षण नजर आ जाते हैं, पापियों के लक्षण अलग नजर आ जाते हैं। वो कुछ नहीं करेंगे, कहां पे बैठे रहेंगे। अरे तुमने किया नहीं, ऐसे मुंह बना के, अरे तुमने कुछ किया नहीं, फिर सोचते रहे खुदे बोल के, खुदे पूछ के, खुद ही जवाब दे देंगे। थोड़ा सा बस आपके साथ दिक्कत। तो ये जो नए बच्चे, हाँ बेटा तुम ज्ञानी, इतना धूप ले रही हो, ज्ञान तो बढ़ गया होगा तुम दोनों को। लक्षण सही रखना, कुटाओगे कायदे से। दिखाओ कॉपी। तुम सोच रहे हो यहां आके और कोचिंग का मजा लेंगे, तो एक ही तरीका है मजा लेने का, गुरुकुल छोड़कर भागना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। हाँ दिखाओ कॉपी, दिखाओ कॉपी। कह रहा है सामने लिखा है ना, कह रहा है सनरे कहां, कहां है सनरे, ड्रॉ करो। क्या बेटा तुमसे तो लाइनें भी नहीं खींची है, तो नए बच्चे ने कर ली कम से कम। इन्हें तो पता है आर्कटिक सर्किल कहां, अंटार्कटिक सर्किल कहां है। हो रहा है, सूर्य ऐसी आती है, पृथ्वी कितने डिग्री तो कम से, सूर्य कितना टिल्टेड है? हाँ जी, पृथ्वी कितना, नहीं तुमसे बना, एनसीईआरटी तो पढ़े होगे। अभी देखो हमारे यहाँ गुरुकुल में एक जो है चिरांद बहुत जोर चिल्लाया, चिराग नहीं चिरांद बोले उसको, कि यहां तो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, जो तुम वो भी नहीं पढ़ पा रहे हो। आता जाता कुछ नहीं, चिल्लाते हर बात पे। हमारे एक कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। ज्यादा चिल्लाता है उसको एक्चुअली कुछ नहीं पता होता वो, लेकिन दूसरों को चिल्ला चिल्ला के बर्बाद करता रहता है। एनसीईआरटी तमीज से पढ़ लो ना। अभी तुम्हें सारे सोर्स दिखाता जाऊंगा, सारे एनसीईआरटी, सारे सोर्स दिखा दूंगा कहां कहां से क्वेश्चन आए। तमीज, एनसीईआरटी पन्ना पलट के सोचते हैं एनसीईआरटी पढ़ लिया, 6ठी क्लास का आंसर तुमसे लिखा नहीं जा रहा है। हो गया? पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है? अब मैं फिर से मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। अपने घूर्णन तल से, इधर सुनो पीछे, और तुम दोनों लड़कियां पीछे कहां जाके बैठ गई, सीटें आगे खाली हैं। इन आवारा मसीहों के साथ थोड़ा दूर रहो भाई यहां से। अब ध्यान से मेरे क्वेश्चन को सुनो। अपने घूर्णन अक्ष से पृथ्वी का झुकाव कितने डिग्री है? जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, प्रूव करके दिखाओ। अपने घूर्णन अक्ष से द रोटेटरी प्लेन, रिवोल्यूशनरी प्लेन, द एंगल, टिल्ट एंगल ऑफ द अर्थ इज, अपने परिक्रमण
परिक्रमण अक्ष से, घूर्णन नहीं, परिक्रमण अक्ष से पृथ्वी का झुकाव डैश है, इतने डिग्री है। द अर्थ एंगल फ्रॉम देयर रिवोल्यूशनल ऑर्बिट। कोई बोलेगा नहीं? आज घुमाई दोगी पूरी पृथ्वी को? चिंता मड़ी? अगर चिंता करने से आईएएस निकलता, हमारा मुखर्जी नगर में ना ऐसे लोग घूमते हैं ऐसे, कभी देखा करो ध्यान से, दरवाजे पे लिख देते हैं डिस्टर्ब ना करें हम पढ़ रहे हैं। चले कोशिश तो सही की है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से सुनो। चलो, बोला नहीं लेकिन लिख के दिखाया इस बेटा ने। हाँ चलो शाबाश। और मिर्ची कुमारी तुमसे हुआ? जोया हो गया होगा? किसका किसका जवाब है 23.5 डिग्री? वेरी गुड। किसका किसका जवाब है 23 1/2? है ना? जिसने हाथ उठाया कॉपी में दिखा दो। 23.5 डिग्री किसका किसका जवाब है? शाबाश। हाँ आ रहा हूं। 23.5 डिग्री। चलो ले लो प्रसाद ले लो। हाँ हाँ हाँ, सुबह इतना प्यार से समझाया तुमने तो ये भी नहीं किया। कहाँ है दिखाओ, कहाँ है? हाँ ले लो आशीर्वाद ले लो। आज आज शुरू होगा सबका। अभी चटपट की आवाज आएगी, अब रोना घर जाके "हे, मम्मी मार दिए सर"। कोई बात नहीं है। हाँ तुम्हारा बेटा यहां मारेंगे, लखनऊ तक आवाज जाएगी। बहुत बहुत बोल रहे थे सारे टीचरों को तुमने बोल बोल के, सर ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता। यहाँ का नहीं कुछ। अल्लाह बताए इधर थोड़ी सी आज सबको कुटुंब होगी। क्वेश्चन था, अरे पीछे कुछ विद्वान बैठे हैं। अरे रुको 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 रुको, बुक दिखा। मारते थे क्योंकि ही नहीं। हाँ दिखाओ। हाँ बताओ बेटा। सर मैम साल बाद मार पड़ी है? कितने साल बाद? तुमने अपने बच्चों को बहुत मारा है। हाँ आओ हाथ दें। तो एक काम करो, पेंसिल लो, पेन लो, पेन अपने उंगली के बीच में रखो। हाँ रखो 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 रखो, ऐसे ढंग से फंसाओ। अब दोनों उंगलियों को ऐसे कस के दबाओ। मैं तुम्हें नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अब बता रहे हैं ऐसे दो उंगलियों के बीच में रखो। अब मैं तुम्हें उत्तोलक सिखाता हूं ठीक है? क्या हुआ? सवाल ये है, नहीं नहीं पता। हाँ दीपशी जो है आज यहां पर उठक बैठक करके दिखाएगा। आओ दीपशी, आओ मेरे बच्चे, सबको आज स्क्वाट सिखाओ, हेल्थ कॉन्शियस कैसे बने। और तुम दोनों अब पिटने की बारी आ रही है। मैंने क्वेश्चन कहा रिवोल्यूशनर, जो उसकी रिवोल्यूशनरी एक्सिस है वहां से क्या है। हर किताब में 23.5 डिग्री दिया हुआ है, हर किताब में। एनसीईआरटी भी उठा के देखोगे, बट ये यूपीएससी है। यूपीएससी बस तुम्हारा क्या इंटेलेक्ट चेक कर रहा है, जो तुम्हारे पास बड़ा मुश्किल से आ रहा है।
गुरुकुल में तो थोड़ा बहुत जग जाएगा, नहीं तो इसके बाहर तो मैंने कहा ना, हम भी कहीं जगह पढ़ाने गए तो हमें समझ में नहीं आया, स्टूडेंट बैठा हुआ लकड़ी रखी हुई है, दिखता ही नहीं है पीछे कौन है। तो यहां पर अगर हम सुबह समझाया था रेफरेंस लाइन कैसे लेते हैं, अगर हम उसके रोटेशन एक्सिस से लेते हैं तो 23.5 डिग्री। लेकिन कोई भी एंगल जो होता है, बड़े ध्यान से, ज्योग्राफी सुबह समझाया था ना, ज्योग्राफी दो तरीके से होता है, एक आर्ट्स वालों की, एक साइंस वालों की, तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो तुमने आर्ट्स वाली ज्योग्राफी पढ़ी है, मास्टर साहब ने लिखा दिया पृथ्वी कितनी झुकी है, 23.5, कहां झुकी है, भाड़ में गई, ठीक है। मास्टर साहब ने लिखा 23.5, पहाड़ इतना ऊंचा है, ये यहां पाया जाता है, बस यही ज्योग्राफी है। अब जरा ध्यान से इसको देखो, क्या कह रहा है कि जब ये हमारा रोटेशनल एक्सिस है, ठीक है, कोई भी एंगल सुबह 90 डिग्री का एक एंगल बनाया था, परपेंडिकुलर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। तो ये जब 23.5 डिग्री झुका हुआ है यहां से, तो कोई भी 90 डिग्री का एंगल मतलब होता है 90 डिग्री। कौन सा, 90 डिग्री। 90 से इसने क्या कहा, इसने कहा रिवोल्यूशनल एक्सिस। तो रिवोल्यूशन कैसे होता है, इसका मतलब जो हमारा आधार तल है, तो वो ऊपर से रोटेशन का, रोटेशन अक्ष के साथ होता है। तो अक्ष से जब घूमेगा तो 23.5 डिग्री। मैंने रोटेशन वर्ड यूज नहीं किया, मैंने रिवोल्यूशन वर्ड यूज किया। जब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करता है तो वो उसका आधार तल ये होता है। तो पूछ रहा है यहां से एंगल कितना होगा, तो 90 में से 23.5 निकाल दो, कितना बचा, खत्म। दिस इज नोन एज कुछ नहीं था, कॉन्सेप्ट सेम है, बट यूपीएससी कहता है ये इस्तेमाल करना है। तुम्हें सुबह बताया तो 6 क्लास में नहीं हो, और हो तो उस तरह से बिहेव किया करो, जैसे हाथ अंगूठा लेके मुंह में बैठो, ठीक है, ऐसे बैठा करो, बाल खुजाते हुए दूसरे जुआ निकालते रहो, ऐसे क्लास में बैठा करो, जैसे रहा करते थे। नाक बह रही है, पोंछ लिया शर्ट पे, टाई गले में टटकाते हुए बोतल डाल के, ऐसे बैठा करो क्लास में। अगर लग रहा है कि नहीं आईएएस की तैयारी करो तो उस तरह से बिहेव किया करो। मैंने अभी बार बार कहा विषय की संपूर्णता, आपने ऊपर से एंगल देख लिया, विषय संपूर्ण नहीं हुआ है। आपसे बार बार कह रहा हूं, हैंडल विथ केयर, एक एक शब्द पर ध्यान दो, रुको थमो, क्या कह रहा है, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ते समय सर्किल किया करो। इसीलिए बार बार कहता हूं क्वेश्चंस जरूर पढ़ा करो। मुझे बताओ ये इंफॉर्मेशन किसके लिए कठिन थी, सबको पता था 23.5 डिग्री झुका हुआ है, 9th में भी पढ़ाया गया, 8th में भी पढ़ाया गया, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, सबको ये बात पता थी। बस मैंने एंगल को मेजर करने का तरीका बदल दिया, मैंने ऊपर से पूछने के बजाय उसको नीचे से पूछ लिया। और मैंने नहीं, यूपीएससी ने पूछा, यूपीएससी का क्वेश्चन है। और ज्यादातर लोग 23.5 लगा के बोले इतना आसान क्वेश्चन, यस मजा आ गया, 2 नंबर मिले, गया, ये भी गया, पीछे वाले से भी गया, माइनस मार्किंग होती है। तो वहां पर क्या होता है, आपको हर पॉइंट को गिरने, तो वो तभी होता है जब आप क्वेश्चन बार बार पढ़ने की आदत लेकर आते हो। अभी ये जो 4-5 लोगों के पास ये किताब नहीं है, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, क्लास में भी और चाहे ऑनलाइन ही क्यों ना हो। ये क्वेश्चन पढ़ने से बार बार हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। अब अगर मैं तुमसे दोबारा कभी भी पूछूंगा, ये भूल के नहीं तुम दिखा सकते, अब नहीं भूलोगे। अब अगली बार तुरंत पूछोगे सर मेजर कहां से कर रहे हो। अब अगली बार पूछूंगा ध्रुव तारा, तो जेनिथ एंगल पूछ रहे हो या सर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पूछ रहे हो। अब तुरंत पूछोगे कि मुझे मेजरमेंट करने के 2 तरीके मेरे पास, बताओ इसमें ऐसी कोई चीज थी जो तुम्हें नहीं पता था। बस सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट कर दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं, शब्दों को चेंज कर दिया, बात खत्म। मैंने रोटेशनल एक्सिस की जगह रिवोल्यूशनल एक्सिस डाल दिया, बस हो गया। सिंपल एक कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया गया, यही यूपीएससी है, और ये तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग कर जाएगा। अब आ जाओ अपने पिछले क्वेश्चन पे। ज्यादातर लोगों ने उसको गलत किया, मैंने क्यों लिखा, यहां पे लिख दिया इमेजिनेशन, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ज्योग्राफी इज अ विजुअल साइंस। जब तक भूगोल को देखोगे नहीं, भूगोल समझ में नहीं आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, अब यही मैंने एनसीईआरटी में, अगर कोई मेरा स्टूडेंट होगा तो मैंने सेम यही स्लाइड पढ़ाई थी, और उसके तुरंत बाद ये क्वेश्चन आया था। उसका रीजन यही है। अब ये रहा तुम्हारा 21 तारीख, ध्यान से देखो। तो 21 तारीख को अब जवाब तुम दे देना, ऑप्शंस में क्या कह रहा है जवाब तुम दे देना कि ये रहा वर्टिकल रेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ऊर्ध्वाधर, ये उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ है, ये सूर्य रहा, पृथ्वी इधर झुकी हुई है। ये जो लाइन दिन और रात को अलग करती है इसको सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं, लिखा हुआ है, यानी प्रदीप्त रेखा। अब प्रदीप्त रेखा को ध्यान से तुम देखोगे तो क्या देखते हो
कि जब उत्तरी गोलार्ध, जब इसका सर सूर्य की तरफ है, झुकी हुई है पृथ्वी, 23.5 डिग्री झुकी है ना, तो पृथ्वी का एक हिस्सा हमेशा सूर्य की तरफ होता है और एक हिस्सा हमेशा सूर्य से दूर होता है। तो जून में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? अपेक्षाकृत सर्दी होगी, विंटर सेशन होगा वहां पे। अब यहां पे क्या हुआ, जब सूर्य की किरणें ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट करती हैं तो ये आर्कटिक सर्किल को पार कर देती हैं, यानी आर्कटिक सर्किल पूरा का पूरा क्या होता है, सूर्य के सामने एक्सपोज होता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध 23.5 डिग्री झुकी होने की वजह से ये दूर हो जाता है और ये कभी भी अंटार्कटिक सर्किल को, अंटार्कटिक वृत्त को क्रॉस नहीं करता। देखो लास्ट लाइन कहां तक जा रही है। इसीलिए आप लोगों ने 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, पढ़ तो लिया। मास्टर साहब से पूछो 6 महीने का दिन, दिन मतलब क्या होता है? व्हेन यू रिसीव सनलाइट, दिस दिन। रात का मतलब क्या होता है? जब सूर्य की रोशनी प्राप्त ना हो, रात। तो यहां पर क्या होगा, ये हमेशा एक्सपोज करेगा सन के सामने, तो 6 महीने क्या रहेगा? दिन। सूरज कभी डूबेगा ही नहीं यहां पे, चाहे तुम इधर घूम लो चाहे इधर घूम लो। एक पॉइंट अगर नॉर्थ पोल घूमता है तो हमेशा सूर्य के सामने रहेगा और ये पॉइंट हमेशा अंधेरा बना रहेगा, डार्क में रहेगा। तो ये समर सोलिस्टिस का जो है वो टाइम है। अब इसमें कौन सी लाइन किसको क्रॉस कर रही है? आर्कटिक वर्ग यानी 66.5 की लाइन को सूर्य क्रॉस कर रहा है। कहां तक जा रहा है? लास्ट पॉइंट यहां तक जा रहा है। पूरा आर्कटिक वृत्त एक्सपोज है, नॉर्थ पोल एक्सपोज है, साउथ पोल एक्सपोज नहीं है और अंटार्कटिक सर्किल को क्रॉस नहीं कर रहा है। सिंपल। इसके लिए कोई लंबे चौड़ी लाइन लिखानी है? नहीं, आप विजुअलाइजेशन करोगे हो जाएगा। अब देखो, ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन का क्वेश्चन था। अब क्या कह रहे हैं? डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्किल, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट अंटार्कटिक सर्किल। कौन सा सही होना चाहिए? ए सही होगा, बी सही होगा? क्या कह रहा है? डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द अंटार्कटिक सर्किल। अभी देखो, इतना दिखाने के बावजूद भी लैंग्वेज में कंफ्यूज हो। कह रहा है आर्कटिक सर्किल के नीचे नहीं जाता है, यानी वो एक्सपोज रहता है, या डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक वृत्त के पार नहीं जाता है। तो क्या होना चाहिए, ए या बी? चिराग तले वाकई बड़ा अंधेरा होता है। देख रहे हो यूपीएससी को, सामने से कह रहा है तब भी तो आंसर इसका नहीं दे पा रहे हो। ए होगा, बी होगा? चलो इसको बनाओ, फिर से बनाओ। बाप रे बाप, देखो दिसंबर में इसका उल्टा हो जाता है। हा? दिसंबर में आर्कटिक को क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन जो है अंटार्कटिक पूरा एक्सपोज रहेगा। तो सूर्य की रेखा किस लाइन को नहीं क्रॉस कर रही है? किसको नहीं क्रॉस कर रही है भाई? यानी इसके नीचे नहीं। ये देखो, ये 0 डिग्री है, ये 90 है, तो बिलो मतलब इससे 66.5 के नीचे कहां नहीं जा रही है? अरे दिसंबर ने 21 जून बोल दिया है, ग्रीष्म महीनांत के बारे में बात हो रही है। और वहां अगर आप इसको एग्जाम में नहीं बनाते हो तो कोई इंफॉर्मेशन आपकी हेल्प नहीं। देखो सामने दिखा दिया तो भी गलत हो रही है। ये यूपीएससी है, इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो, क्वेश्चन पढ़ो। अभी देखो कंफ्यूजन है ए और बी में, हिंट दे दिया। अब ऐसा कोई सुविधा तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में नहीं मिलने वाली कि कोई टीचर खड़े होंगे, ए देखो कहां जा रही लाइट, तुम उसके बाद भी ए बी करो फिर भी तुम्हें सही बताए। हाँ हाँ, जो बाद में बोला था पहले उसको बोलो, ठीक है, तब जाके तुम जो है वो सोना बाबू बन के प्रीलिम्स निकाल दोगे। ऐसी कोई सुविधा वहां उपलब्ध नहीं है। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। आंसर इज, ये था आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9। आ जाओ, एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं।
Which of the following leaf modification occurs in the desert area to inhabited water loss? अब ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तुम नोटिस करके देखोगे, सब रीजन इफेक्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब ये तुमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कहां सदाहरित वन पाए जाते हैं, पूछ रहा कारण क्या है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीव मॉडिफिकेशन, ये कारण प्रभाव पे है, अकर या अकर्स इन द डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस, यानी कि पानी की कमी के लिए अडॉप्टेबिलिटी वो क्या कर रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, तुम्हें क्लास में कई बार बता रखा है मैंने। पहला कह रहा है हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, टाइनी लीव्स, थ्रॉन इंस्टीड ऑफ लीव्स। अब देखो पूरी जानकारी मांग रहा है, ठीक है, हिंदी में भी दिखा दूं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पर्ण रूपांतरण होता है या होते हैं? कठोर एवं मोमी पर्ण, लघुपर्ण और पर्ण की जगह कांटे। फिर कह रहा है कि मुझे इसमें सारी जानकारी चाहिए कि इसमें क्या क्या हो सकता है एट दैट पॉइंट। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? अब पीटूंगा सब याद आ जाएगा, कई बार क्लास में पढ़ा चुका हूं। हाँ, कैक्टस होता है। हाँ, बताओ बेटा। तुम बताओ बेटा। हाँ, इनको इनके पीछे, हाँ बताओ क्या नाम होता है? अच्छा, क्या कैटेगरी होती है? बायोटा क्या है उनका? बायोटा क्या है? बायोटा क्या है? क्या है बायोटा? अरे कौन से पादप जगत से आते हैं भाई? जवाब अंग्रेजी में दिया। हाँ बेटा, क्या बोलते हैं इसका? बायोटा क्या है? बोलो। फाइटा क्या होता है? हम्म ना पधारो मारे देश। ज़ेरोफाइट्स बोलो, क्लास में नहीं पढ़ाया था, बोलो। बेशर्मी की हम कहां तक चले जाओ। इसीलिए कहता हूं कि मेरी हर बात लिखा करो। और कुछ लोग नए आए हैं, अब इनका एक दिन क्लास रोक के पहले हाथ पे, उल्टे हाथ पे पिटाई होगी और वो लिखने की आदत धीरे धीरे आएगी। ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं। मरुद्भिद, तो जो लवणीय जल में पैदा होते हैं, सॉल्टी वाटर में, उनका भी तो कुछ नाम होता होगा। अब जैसे रुद्र बताएंगे, अरे उनका बायोटा, नहीं तो आज हम तुम्हारा हम चौकठा सही कर देंगे। बायोटा पूछ रहा हूं। हाँ बोलो। हाँ जाओगी बेटा? बोलो। हैं? चलो याद दिलाएं। च्यवनप्राश ले लो थोड़ा सा। हाँ, इधर आता है? हाँ बोलो। देखो आता है तो कैसे बुला के रहा है। इधर ध्यान दे, इधर इधर। और जब नहीं आ रहा था तो पेन उल्टा फंसा रही थी। इसको बोलते हैं हैलोफाइट्स। और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, पादप जगत को फाइटा बोलते हैं। और हैलो यानी कि नमक, लवण, उसका जो लैटिन रूट वर्ड होता है वो हैलाइन होता है। तो हैलोफाइट्स, कुछ भी रट्टा मत मारो, हैलोफाइट्स। तो जहां पर समुद्री जल ताजे जल के साथ मिलता है, जो लवणीय जल का सेगमेंट होता है, जहां मैंग्रोव पाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? हैलोफाइट्स। एक खास तरह का वो एक जो है वो सिस्टम होता है। क्लियर है? तो अब ये क्या कह रहा है? ये अडॉप्टेबिलिटी, मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी में हर जो चीज सर्वाइव करी वो अडॉप्टेबल है।
बहुत से इसके और भी, तो उसने सिंपल क्या किया, उसने बस केवल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए। अब बता दो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। तो 2018 का क्वेश्चन है, तो 2018 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 6 क्लास, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 6 क्लास, लोग कहते हैं छठी सातवीं पढ़ने की जरूरत क्या है। आज की पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन छठी सातवीं आठवीं से आ रहा है। 6 क्लास की एनसीईआरटी, चलिए शुरू करिए। हाँ जी दीपशी, क्या होगा सही जवाब? क्या होना चाहिए? डी। क्यों? अब आप एक्सप्लेन करोगे क्यों। वैक्सी स्ट्रक्चर क्यों बनेगा? सारी चीज मैंने उस दिन तो जानवरों के बताए थे, उनका त्वचा का रंग भूरा हो जाता है। एडॉप्टिबिलिटी कॉन्सेप्ट को आप समझोगे तो वो बहुत आसान रहेगा आपके लिए, एडॉप्टिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को। अब क्या है भाई, आप अगर आपकी त्वचा जो है तने की वो अगर पतली होगी तो वाटर लॉस हो जाएगा, वाटर लॉस होते ही क्या हो जाएगा, पौधा खत्म। तो इनकी जड़ें बहुत गहरी होती है, डीप रूटेड होता है, ये सिंगल जो है इसकी जो है वो जड़ें अंदर जाती हैं। दूसरा ये वैक्सी हो जाता है, कैक्टस को देखो कितना स्पंजी और वैक्सी होता है, ताकि वो वाटर कंटेंट को अपने साथ रख सके। पत्तियां क्या काम करती हैं, इवेपोरेशन एरिया प्रोवाइड, क्या होता है, को एरेशन बोलते हैं, जिसमें खत्म हो जाएंगी। तो क्या करती है, अपने पत्तियों का आकार, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। और ज्यादा हार्श कंडीशन में तो पत्तियों को एक बहुत जो है वो कठोर में कन्वर्ट कर लेती है, इसको हम लोग कांटे कहते हैं, कैक्टस जैसे हो गया। तो ये है एडॉप्टिबिलिटी है, जड़ें बहुत गहरी चलती है इनकी, बहुत आती है इनकी, किस लिए, पानी की तलाश में। तो ये सारा इनका इनका जो स्टेम होता है वो हमेशा बहुत देखोगे हल्के कलर का होगा। तो ये इसलिए क्योंकि वो राजस्थान या जो मरुस्थल बर्दाश्त कर ले। तो ऑप्शन 1 2 एंड, तो रेफरेंस के साथ आपको बता रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है। अभी भी अगर आप क्वेश्चन लगा के पढ़ना नहीं शुरू करेंगे, आपकी पढ़ाई का सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आरएफआर प्रीलिम शुरू किया, बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं, किया करो क्लास। अब आरएफआर मेन शुरू कर रहा हूं, बहुत से लोग क्लास नहीं कर पाएंगे, करेंगे नहीं, कर नहीं पाएंगे, उनको हम ही रोक देंगे, क्योंकि सीरियसनेस नहीं अगर दिखाई पड़ेगी तो वहां पर मजा। मेंस मतलब बहुत सीरियसनेस। मेंस की क्लास में वही बैठे, सावधानी है, जिनको लगता है कि उनके अंदर आईएएस का कुछ कंटेंट है, कोई टेम्परामेंट है, और जिनको बातचीत करने में हंसी मजाक लग रहा है कि वो कुछ थिंकिंग नहीं कर सकते, कुछ जवाब नहीं दे सकते, दिमाग को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो पहले भी वो मेंस की क्लास में ना बैठे। प्रीलिम्स खेलने खाने के लिए होता है, खेलो खाओ और जाओ, ठीक है। लेकिन जिनको लगता है कि नहीं मेंस बहुत सीरियस गेम है, वो जो 12,000 बच्चे बैठते हैं वो बहुत कट टू कट लड़ाई लड़ते हैं, वो बहुत सीरियस लोग होते हैं जो मेंस लिख रहे होते हैं, वो हल्के फुल्के लोग नहीं होते। उसमें से कई लोग कई बार क्वालिफाइड हो चुके हैं, कोई आईपीएस होता है, कोई आरएएस होता है, कोई 2 बार मेंस लिखा होता है, वो बड़े सीरियस लोग होते हैं, वो यूपीएससी का मटेरियल होते हैं। तो मेंस की क्लास में वही मेरे साथ बैठे हैं जो मेंस के मटेरियल में अपने आप को पाते हैं। जिनको क्लास में लगता है कि हंसी मजाक है, थोड़ा बहुत कुछ भी, अरे नहीं पता सर बोल दिया, तो आज तो दिया काम बरकत, तो मोहनी हुई मेरे डंडे की, है ना। कई लोगों का हर्ट हुए होगे, काहे का हर्ट, नहीं तो अभी तुम्हारी आज अंतरात्मा हर्ट हुई होगी, कल पीठ और हाथ दोनों हर्ट होगा, अगर अब जो नहीं पढ़ाई शुरू किया। डन है, क्वेश्चन लगाना शुरू करो जितना ज्यादा हो सके। टारगेट दे रहा हूं कि क्लास जब तक ज्योग्राफी चल रही है, एटलीस्ट आप एक पेंसिल लो, कोडिंग कर लो टॉपिक वाइज आपको। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी के लिए जीएम नाम रख लिया, जियोमॉर्फोलॉजी में अलग अलग सेगमेंट है, रॉक के लिए आर, जीएमआर, जियोमॉर्फोलॉजी रॉक्स,
जियोमॉर्फोलॉजी सॉइल, जियोमॉर्फोलॉजी माउंटेन्स, ठीक है। और जैसे जैसे पढ़ते जाओ इनकी कोडिंग करते जाओ। इस किताब को पढ़ने का जो तरीका मैं बता रहा हूं, कोडिंग करते, पेंसिल से कोडिंग कर लो। जीएमआर, जीएमएस यानी जियोमॉर्फोलॉजी एस, क्लाइमेटोलॉजी, तो क्लाइमेटोलॉजी में क्या है, पहला स्ट्रक्चर है, तो क्लाइमेटोलॉजी सीएलएस, आपने कोडिंग कर ली कि ये वायुमंडल के संगठन के बारे में, संरचना के बारे में, ये जेट स्ट्रीम्स के बारे में है, ये एयर मासेस के बारे में है, साइक्लोन्स के बारे में है। आप इनकी कोडिंग करते जाओ और कोड को एक तरफ लिख लो। इस किताब को ऐसे यूज करोगे। इनको जब पढ़ोगे तो फिर इसके बाद क्या होगा, जो तुम्हारे कॉमन कोड से उनको एक तरफ लेकर जाओगे। जैसे लग रहा है कि रॉक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो ये आप एक तरफ लेके चले गए, ठीक है। और जब पढ़ोगे तो जब टीचर पढ़ाएगा तो तुम्हें एक तो क्वेश्चन होते चले जाएंगे। दूसरा, अगर वो नहीं इसको कर रहे हैं तो आप पहले बात तो उनसे क्वेश्चन पूछोगे, सर इसका जवाब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। और तीसरा, जब ये पूरे क्वेश्चन तुम्हारी कोडिंग हो जाएगी तो इनके नोट्स बनाने में तुम्हें बहुत आसानी होगी। वो इंफॉर्मेशन जिसको हम लोग फिलर्स कहते हैं, ये कोई भी टीचर कोई भी किसी भी क्लास में कोई भी नोट्स कंप्लीट यूपीएससी के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। उसके लिए टीचर को बहुत लंबे समय तक अपना समय देना पड़ेगा, सब्जेक्ट बहुत डेप्थ में है। तो आपको ये क्या करना होगा, इससे आपको, अगर टीचर आगे की तरफ जा रहा है तो आपको पीछे की तरफ आके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होगा। कि कुल मिलाकर अंततोगत्वा कंपटीशन आपका है। बस आप यही दिमाग से भूल जाते हो, क्लास में क्यों नहीं आए। अगर आ जाओगे तो ऐसा लगता है आज उजांग सर के ऊपर एहसान कर देते हैं, कुर्सी खरीदते हैं उसमें बैठ के दिखाते हैं। बड़ी अच्छी बात है भाई साहब, शुक्रिया आप आ गए। आप रिवीजन कर ले रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरा पढ़ाया रिवीजन कर लिया, आपने मुझे सम्मान दिया है। मैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार को तिरस्कार कर सकता हूं लेकिन आपका नहीं। तो आप इस मुगालते में एक साल जीते हैं, फिर जब आप यहां से निकल जाते हैं, पिताजी एक साल का पैसा दे दिए थे, इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई, फिर आप पहुंचते हैं असली दुनिया में, तब आपको बहुत कुछ समझ में आता है। तब आपको असली जिंदगी समझ में आती है, जब एक एक दिन बड़ा भारी बीतता है। और बहुत से, मैंने देखा 90% लोग दूसरे अटेम्प्ट के ऊपर नहीं जा पाते। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत जिद्दी होते हैं, वही तीसरे अटेम्प्ट तक पहुंचते हैं। ज्यादातर लोगों की कहानी सेकंड अटेम्प्ट में खत्म हो जाती है। बुढ़िया बिस्तर पैक, कहीं नौकरी चाकरी, 3-4 साल बाद मुलाकात होती है, क्या कर रहे हो, वो फलानवा कंपनी में काम कर रहे, आईएएस की तैयारी, अरे कब का छोड़ दिया। तो वही अगर कहानी कहनी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो कहानी नहीं कहनी है, अपनी कुछ कहानी लिखनी है, तो थोड़ा सा तरीका बदल लो। अभी भी कह रहा हूं। और ये जो लोग जिनके हाथ में किताब नहीं, वो कम से कम किताब लेके बैठे। ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, उसका जो है थोड़ा सा फायदा उठाएं। देखो ऑनलाइन वाले कह रहे हैं हम पे भी ध्यान दीजिए। बताओ, तुम लोग पे ध्यान दे रहे हैं, तुम लोग को भारी बीत रही है। ऑनलाइन वाले कह रहे हैं हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलो भाई ध्यान दिया, अरे कूट पाए तब तो ध्यान दें। इनको तो कूट ले रहे हैं ना कम से कम। आज जो या मार नहीं खाई बच गई, है ना। तो ये सारी 6 किताब 3000 क्वेश्चन है, लगा डालो। तीन 3000 क्वेश्चन भी लगा लोगे, 3000 कॉन्सेप्ट्स हैं। कोशिश करो ये कॉपी में एक सुपर नोट्स बना के इसको डालने की शुरुआत करो, ठीक है। और जिन लोगों को याददाश्त की समस्या आ रही है वो बार बार दोहराएं। आप लोग करंट अफेयर्स को भी थोड़ा सा और सीरियसनेस के साथ करें, मैपिंग को हल्के में ले रहे हैं उसको, ठीक है। हो जाएगा। बुक्स शुरू की पढ़ना, और बाकी बच्चे इधर और पीछे कुछ बेशरम ले लें किताब आप लोग।